दोस्तों एक समय था जब विकेट कीपर 8 से 10 नंबर पर बल्लेबाजी किया करते थे। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि जो विकेट कीपर बल्लेबाज आज ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं वो केवल एक नाइट वॉचमैन के तौर पर ही कभी ऊपर बल्लेबाजी करते। परंतु सच है ये वो दौर था जब एक विकेट कीपर का चयन केवल कीपिंग करने के लिए प्लेइंग 11 में होता था, बल्लेबाजी के लिए नहीं। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे समय बीतता गया टीमों ने महसूस किया कि अगर विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाना है तो अपने खेलने का स्तर ऊंचा करना होगा। इसके लिए बल्लेबाजी में गहराई लानी होगी और यहीं से तलाश शुरू हुई ऐसे खिलाड़ियों की जो बढ़िया विकेट कीपिंग के साथ निरंतर मध्य और ऊपरी क्रम में बल्ले से भी कुछ कमाल कर दिखाएं। क्योंकि ऐसे खिलाड़ी न केवल एक अतिरिक्त डायमेंशन लाते हैं बल्कि इससे किसी भी टीम के बल्लेबाजी लाइनअप में भी और संतुलन आता है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्व को इयान हिली, एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर और कुमार संगकारा जैसे महान विकेट कीपर बल्लेबाज मिले। हालांकि 90 के दशक में भारत के पास कुछ समय तक नैन मोंगिया और किरण मोरे जैसे खिलाड़ी रहे, परंतु बल्ले से अधिक योगदान न दे पाने के कारण कई वर्षों तक ये भारत की सबसे कमजोर कड़ी रही और कोई उपयुक्त विकल्प न मिल पाने के कारण राहुल द्रविड़ को टीम मैनेजमेंट ने विकेट कीपिंग की कमान सौंपी और उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसकी बदौलत टीम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज को भी खिलाया जाने लगा, क्योंकि अब द्रविड़ ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे जो कभी कभी सलामी बल्लेबाजी भी किया करते थे। तो उनका वर्कलोड संभालने के लिए एक अच्छे विकेट कीपर की खोज अभी भी जारी थी और इसी दौरान कई एक्सपेरिमेंट भी हुए और आखिरकार 2005 में कड़ी मशक्कत के बाद भारत को विश्व का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के रूप में मिला। धोनी मौका मिलते ही कसौटी पर खरे उतरे और साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाते हुए विकेट कीपर बल्लेबाजों के लिए कई नए पैमाने स्थापित किए। हालांकि शुरू में उनकी तकनीकी उतनी बढ़िया नहीं थी और क्योंकि उनकी बल्लेबाजी गजब की थी तो उनका स्थान टीम में पक्का हो गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब क्योंकि धोनी ने विकेट कीपिंग बल्लेबाजी का स्तर काफी ऊंचा उठा दिया था, जिससे टीम में मानो एक होड़ मची थी जिसमें धोनी सबसे आगे थे और उनके समकक्षों के लिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। उनके टीम में पक्के स्थान का अर्थ था उस वक्त के अन्य सर्वश्रेष्ठ कीपर जो दुर्भाग्यवश अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए और पर्याप्त मौके न मिलने के कारण वे अधिक मुकाबले भी न खेल सके। दोस्तों टीवी की इस खास पेशकश में हम आपसे बात करने वाले हैं उन विकेट कीपर बल्लेबाजों की जिनका करियर धोनी युग में होने के कारण बुलंदियों को न छू सका और वे मात्र उनकी परछाई बनकर रह गए। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा उन बदनसीब खिलाड़ियों में से एक हैं जिनकी बल्लेबाजी तो अच्छी थी ही, साथ ही उनके विकेट कीपिंग टैलेंट को विराट कोहली समेत कई दिग्गजों ने सराहा और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कीपर बताया। लेकिन बावजूद इसके उनका करियर दो युग के बीच में आकर पिस गया। फिर चाहे वो धोनी युग में मौकों की राह देखना हो या ऋषभ पंत के दौर में बेंच पर बैठना। यूं तो साहा एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने 2000 टेस्ट में अपना पदार्पण एक स्पेशल बल्लेबाज के रूप में किया। उन्हें अपने करियर का अधिकतर समय मैदान पर ड्रिंक्स ले जाते देखा गया। उन्हें मौके तब मिले जब 2014 में धोनी ने टेस्ट से संन्यास लिया और 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका कैच आज भी विश्व के टॉप विकेट कीपर कैच में से एक है। इसी साल वो एशिया और उसके बाहर शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने। लेकिन 2018 में वो कई चोटों से जूझ रहे थे और जब उनकी सर्जरी हुई तो ऋषभ पंत ने कसौटी पर खरे उतरते हुए अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम में अपना स्थान पक्का कर लिया। तो उन्हें सिर्फ तभी मौके मिले जब टीम की पहली पसंद को आराम दिया गया और हाल ही में चयनकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि आगे श्रीकर भरत जैसे युवा कीपर को तवज्जो दी जाएगी पर उन्हें चयन के लिए मौके नहीं मिलेंगे और साथ ही उन्हें संन्यास के सुझाव भी मिलने लगे। साहा ने अपने करियर में 40 टेस्ट 9 एक दिवसीय मुकाबलों में क्रमशः 13,053 और 41 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर हैं नमन ओझा। नमन ओझा उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से एक हैं जो विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी से बराबर योगदान देने में सक्षम थे। उनकी आकर्षक स्ट्रोक प्ले से भरी बल्लेबाजी और फुर्तीली कीपिंग एक घातक मिश्रण था, परंतु अफसोस कि उन्हें वो मंच नहीं मिला जहां दुनिया उनकी प्रतिभा को देख पाती। उन्हें देखकर आज भी ऐसा लगता है मानो आज भी उनमें काफी क्रिकेट बचा है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वे सूची के सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी हैं जिनमें हर खूबी होने के बावजूद वो अंजाम न मिला जिसके वो हकदार थे। उनका पूरा करियर घरेलू क्रिकेट में ही खत्म हो गया। उन्हें अपना T20 पदार्पण करने का मौका 2010 में मिला जब धोनी को आराम दिया गया। वहीं 2015 में उन्होंने अपना पहला और आखिरी टेस्ट खेला। उस टेस्ट में उन्होंने 56 रन बनाए और उन्हें सिर्फ एक टेस्ट, एक दिवसीय और 2 T20 मुकाबले खेलने का मौका मिला। तीसरे नंबर पर है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा विश्व के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिनकी कमान में हर तरह के शॉट्स मौजूद थे, फिर चाहे वो सलामी बल्लेबाजी हो या मध्य क्रम पर बल्लेबाजी। उन्होंने कभी टीम को निराश नहीं किया। उन्होंने 2006 में अपने पहले ही मैच में 86 रन बनाकर सभी को काफी प्रभावित किया और साथ ही उस वक्त किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा अपने पदार्पण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया।
इसके अलावा 2007 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम को विजेता बनने में भी उनका अहम योगदान रहा। बल्लेबाजी के अलावा उनकी फिटनेस और विकेट कीपिंग भी लाजवाब थी, लेकिन भारतीय टीम में उन्हें कभी एक विकेट कीपर के तौर पर देखा ही नहीं गया। वैसे तो उन्होंने लगातार घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में रन बनाकर कई बार टीम में अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके चयन में रुचि नहीं दिखाई और इस नायाब हीरे का करियर केवल कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ही सिमट कर रह गया। हालांकि रॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनमें भारत के लिए सफेद जर्सी में खेलना उनकी प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने 25 वर्ष की आयु में लंबी पारियां खेलने के अनुकूल अपनी तकनीकी में भी काफी बदलाव किया और उनकी बल्लेबाजी की आक्रामकता कहीं खो सी गई, जिसे वो अपने करियर की सबसे बड़ी भूल भी मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज तक एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला और 2015 के बाद वो नीली जर्सी में भी कभी दिखाई नहीं दिए। रॉबी ने अपने करियर में 46 एक दिवसीय और 13 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में क्रमशः 934 और 249 रन बनाए। इसके अलावा रॉबिन ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 139 मुकाबलों में 9,336 रन बनाए। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल विश्व के सबसे चुलबुले और फुर्तीले विकेट कीपरों में से एक हैं। 2002 में मात्र 17 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण करने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उसी वर्ष अंडर 19 विश्व कप खेल कर आए पार्थिव जब केवल 9 वर्ष के थे तो उनके हाथों की उंगली कट गई। बावजूद इसके उनका ग्लव वर्क कमाल का रहा और अपने पहले टेस्ट में क्रीज पर डटे रहकर उन्होंने भारत को हार से भी बचाया। अब क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में डेब्यू किया, वह भी बिना अधिक अनुभव के, मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं थे, इसलिए उन्हें इतने बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को संभालने में मुश्किल हुई। इसी दबाव के कारण उनके खेल में उच्चावुकता नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने कई अरसे तक ये पारियां खेली, परंतु उन्हें लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और इसी के चलते टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए राहुल द्रविड़ को कीपिंग करनी पड़ी और 2003 विश्व कप में उनके टीम में होने के बावजूद उन्हें पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठना पड़ा और 2004 में उनकी खराब विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के कारण बाकी विकल्पों की तरफ देखा जाने लगा और धोनी के पदार्पण के बाद से उन्हें काफी कम मौके मिले और वे टीम से अंदर बाहर होते रहे। पार्थिव पटेल ने घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और 2007 में वे प्रथम श्रेणी मुकाबलों की 5 पारियों में लगातार 5 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद उन्होंने टीम में वापसी की, लेकिन अब उन्हें अधिकतर एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर देखा जाने लगा। घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला खूब रन बटोर रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वे मौकों को भुनाने में असफल रहे और एक भी शतक नहीं लगा पाए। 2011 में अपना अंतिम एक दिवसीय खेल चुके पार्थिव ने लगातार घरेलू क्रिकेट में रनों की झड़ी लगा दी और धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्हें दोबारा 2016 में भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला। उस वक्त अपनी रणजी टीम गुजरात का नेतृत्व कर रहे थे और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सलामी बल्लेबाजी की और साथ ही एक भारतीय द्वारा 2 टेस्ट खेलने के सबसे लंबे अंतराल के इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अपने 18 साल लंबे करियर में उन्होंने मात्र 25 टेस्ट, 38 एक दिवसीय और 2 टी20 मुकाबलों में क्रमशः 934, 736 और 36 रन बनाए। वहीं प्रथम श्रेणी करियर में उनके आंकड़े कमाल के हैं, जहां उन्होंने कुल 194 मुकाबले खेले, जहां इन्होंने 11,240 रन बनाए, जिसमें से 190 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में उन्होंने बतौर कीपर 26 शतक लगाए, जो कीपर के तौर पर सर्वाधिक है। इसके अलावा पार्थिव 3 बड़े घरेलू खिताब जीतने वाले भी पहले कप्तान हैं। और हमारी सूची में सबसे पहला नाम शामिल होता है भारत के सबसे फिट और हिट मैच विनर खिलाड़ियों में शुमार दिनेश कार्तिक का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु के इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पदार्पण 2004 में धोनी से भी पहले किया था। एक समय तो ऐसा था जब भारतीय क्रिकेट टीम में उनका स्थान लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि न केवल उनकी कीपिंग तकनीकी प्रभावशाली थी, बल्कि वो उपयोगी योगदान देकर बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। जिनमें से एक है उनकी बांग्लादेश के खिलाफ 2007 में खेली गई 129 रन की पारी, जिसकी बदौलत भारत ने 21 वर्षों के बाद बांग्लादेश से टेस्ट श्रृंखला जीती। परंतु इसके बाद उनके फॉर्म में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि घरेलू क्रिकेट में तो उन्होंने जमकर रन बनाए, लेकिन जब लगातार मौके न मिले तो किसी भी खिलाड़ी के खेल पर काफी प्रभाव पड़ता है और शायद इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखी, जिसके चलते चयनकर्ताओं को और विकल्प की ओर देखना पड़ा। और जब धोनी एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में स्थापित हुए तो इससे दिनेश कार्तिक को काफी कम मौके मिले। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि एक भारतीय द्वारा 2 टेस्ट खेलने के बीच सबसे ज्यादा लंबे अंतराल यानी 87 टेस्ट का अंचाहर रिकॉर्ड भी डीके के नाम है। उन्होंने 2010 के बाद 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेला। यही कहानी उनके सीमित ओवर के प्रारूप की भी रही। इसका एक और प्रमाण यह है कि 2004 में पदार्पण करने के बावजूद उन्हें अपना पहला एकदिवसीय विश्व कप खेलने का मौका 15 वर्ष बाद 2019 में मिला। हालांकि वे 2007 टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे, परंतु अधिकतर मौकों पर उन्हें एक स्पेशल बल्लेबाज के तौर पर ही खिलाया जाता। इसी वजह से उनका करियर कभी उनकी प्रतिभा के अनुकूल आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इसके लिए वे अधिक दबाव देकर खेलने के लिए खुद को गुनहगार मानते हैं।
2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल के बाद उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। फिलहाल वो संन्यास के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और अभी उनका लक्ष्य 2022 विश्व कप खेलना है। एक फिनिशर की भूमिका निभाने की अपनी इच्छा भी जताई। एक फिनिशर के तौर पर डीके कितने घातक हैं, उसकी एक झलक उन्होंने 2018 नेदार ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में दिखाई थी, जब बेहद दबाव में मात्र 8 गेंदों में 29 रन बनाकर उन्होंने भारत को शानदार जीत दिलाई। आईपीएल 2022 में कार्तिक ने आरसीबी की तरफ से काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसे देखते उनका चयन साउथ अफ्रीका और भारत के 5 टी20 मुकाबलों में हुआ और इस समय डीके का बल्ला आग उगल रहा है। कार्तिक की बल्लेबाजी में वो अनुभव और पैनापन दिख रहा है जिसकी भारत को दरकार है। दिनेश कार्तिक ने अपने करियर में अभी तक खेले गए 26 टेस्ट, 94 एक दिवसीय, 35 टी20 में क्रमशः 1025, 1752 और 436 रन बनाए। वहीं 167 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 9720 रन भी बना चुके हैं। फिलहाल वो घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के कप्तान भी हैं। तो दोस्तों ये थे वो बदकिस्मत विकेट कीपर बल्लेबाज जिनका करियर केवल कुछ मुकाबलों में ही सिमट कर रह गया और वे धोनी युग में होने के कारण मौकों को तरसते रहे। हालांकि धोनी का इसमें कोई कसूर नहीं था, परंतु इन खिलाड़ियों में भी काबिलियत थी और क्योंकि इन्हें निखरने और खेल में सुधार करने की बजाय केवल रिप्लेसमेंट और बैकअप के तौर पर इक्के दुक्के मौके मिले। यही कारण है कि आंकड़े उनकी प्रतिभा के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं करते, क्योंकि खिलाड़ी उससे कई गुना बेहतर थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।